मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल जारी है। बसों की हड़ताल की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। वहीं हड़ताल के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस मसले को हल करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, तीसरा दिन है आज, किस तरह की सूरत हाल है? चूंकि काफी मसला हो रहा है, आम लोग इस मामले में पिस रहे हैं, क्या कहेंगे? आज किस तरह की सूरत हाल देखने को मिली? जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन का अगर कैलकुलेशन करें कि मुंबई प्रशासन, मनपा प्रशासन जो बेस्ट को पूरी तरह संभालती है, नुकसान कितना हुआ है तो 9 करोड़ का नुकसान आज तीसरे दिन का मिला के हो चुका है। और यात्रियों की बात करें, तकरीबन 28 से 30 लाख यात्री रोजाना बस से सफर करते थे, बेस्ट की बसों से। लेकिन अब पिछले 3 दिनों से लगातार उनकी जो पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी जो रोजाना बस में खर्च होती थी, वो खर्च दुगने तिगने खर्च हो रहे हैं, क्योंकि वो निजी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर सबसे ज्यादा जो परेशानी है यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। ताजा जानकारी अभी ये मिली है कि मुंबई के जो महापौर हैं विश्वनाथ माडेश्वर, उनके बंगले पर, जो दादर में स्थित शिवाजी पार्क में मेयर बंगला है, वहां पर बेस्ट प्रशासन के अधिकारियों की, साथ ही मनपा के अधिकारियों की और जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके यूनियन नेता जो हैं, उनके साथ सभी लोगों की एक मीटिंग है। और इस मीटिंग में खुद शिवसेना के जो चीफ है उद्धव ठाकरे भी शामिल होने वाले हैं। और इस मीटिंग के बाद कुछ नई जो तस्वीरें होंगी जिलानी जी, वो सामने आ सकती है कि ये स्ट्राइक जारी रहेगी या खत्म रहेगी। लेकिन मुंबई में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से क्या परेशानी चल रही है। बताइए, 3 दिनों से बेस्ट बस की स्ट्राइक है, आप लोग रोजाना सफर करते हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको? अभी इतना रिक्शा वाला इतना लेता है ना, यहाँ से समझो नज़दीक है तो 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये रिक्शा वाला, इतना ये वाला तकलीफ। और शिवसेना और बीजेपी जो ये करे, एक साथ लड़ रहे बीएमसी में, ये लोग संपर्क मिटाना चाहिए ना। ये लोग को इन दिन से इतना तकलीफ हो रहा है पब्लिक को। देखो ना, एक बस नहीं दिख रही है, एक बस नहीं दिख रही है हाईवे पे, एक भी बस नहीं दिख रही है। जिलानी जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, मैं इस वक्त हाईवे पे खड़ा हूँ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। सामने जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, ओवर फ्लाईओवर ब्रिज, ये यहाँ पर इस वक्त जो खाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, 3 दिन पहले की अगर बात करें तो यहाँ पर इसी फ्लाईओवर पर कहीं ना कहीं बेस्ट की बसें जरूर नजर आती थी, लेकिन पूरी तरह से ट्रैफिक का जो माहौल है पूरी तरह से नजारत है, खुला नजर आ रहा है। बसें चूंकि आम लोग बसों से सफर करते हैं, कुल मिला जुलाकर लोगों की बिल्कुल बसों से सफर करते हैं, आम आदमी के लिए बड़ी मसला है, बड़ी समस्या है। सर्वेश, एक चीज जानना चाहेंगे, कल भी मीटिंग हुई थी, आज जो मीटिंग हो रही है ऑल पार्टी मीटिंग है, 3 दिन तक इस मसले को, जबकि एक दिन का भी मामला होता है तो मुंबई थम सी जाती है, लेकिन 3 दिन का वक्त लग गया। रुकावट कहां हो रही है? क्या मुतालबे हैं, क्या डिमांड है स्ट्राइक करने वालों की? जिलानी जी, अगर बेस्ट बसों के स्ट्राइक की बात करें तो जिस तरह से जहां तक मेरी जानकारी है कि ये बेस्ट बस की सबसे बड़ी स्ट्राइक कही जा सकती है, क्योंकि लगातार आज तीसरा दिन है। और इनकी जो डिमांड है, ये कोई नई डिमांड नहीं है। साल 2016 से जिस तरह से यूनियन नेता बता रहे हैं कि इनकी डिमांड लगातार अटकी हुई है। कुल मिला जुलाकर पेंशन, बोनस से लेकर वेतन बढ़ोतरी तक की इसमें मांगे शामिल हैं। और इनका एक सच्चा जो एक जिस तरह से इन्होंने लगातार पत्र दिए हैं प्रशासन को कि इनकी मांगों को लेकर, उसमें एक साफ तौर से एक चीज लिखा गया है कि चाहे छोटे दर्जे का कर्मचारी हो, चाहे बड़े दर्जे का कर्मचारी, जो भी बेस्ट सेवा में कार्यरत है, उन सभी के जो वेतन है उसको एक समान श्रेणी में रखा जाए, सभी को समान रूप से देखा जाए, किसी के साथ पक्षपात न किया जाए। तो कुल मिला जुलाकर इनके साथ जो भी इनकी मांगों को लेकर है, अनदेखा जरूर किया जा रहा है। लेकिन ये जो स्ट्राइक का सबसे बड़ा जो खामियाजा है जिलानी जी, ये मुंबई की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका कोई भी दोष इस स्ट्राइक में बिल्कुल भी नहीं है। जी सर्वेश, जिस तरह से आज मुख्तलिफ लीडर एक जगह जमा हो रहे हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे भी आज जाएंगे, लाजमी बात है मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज क्या उम्मीद की जाती है, मीटिंग कब तक होगी, कब तक ये मामला सामने आ सकता है कि ये स्ट्राइक खत्म हो? देखिए, जो पिछले कल 2 दिनों की बात करें तो कुछ भी माहौल, जिस तरह से 3-4 मीटिंग हो चुकी थी, उसमें कोई भी आउटपुट है जो सामने स्ट्राइक को खत्म करने का नजर नहीं आया। हालांकि इस पूरे स्ट्राइक में 2 यूनियन शामिल हैं। एक यूनियन में शिवसेना कामगार संगठन के यूनियन शामिल है, दूसरी तरफ म्युनिसिपल मजदूर यूनियन, जो पुराने एक नेता थे यूनियन के, शरद राव, उनके जो बेटे हैं शशांक राव, वो प्रतिनिधित्व करते हैं
म्युनिसिपल मजदूर यूनियन का, तो उनकी यूनियन इस समय काफ़ी स्ट्रांग है बेस्ट मजदूर यूनियन में, और सभी के सभी जो वर्कर हैं वो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद इस स्ट्राइक से जो आज तीसरे दिन के मुकाम तक पहुंच चुका है, एक ऐसा नतीजा सामने आएगा जिसकी वो काफ़ी सालों से उम्मीद बनाए रखे थे। अब उद्धव ठाकरे की जो एंट्री है यहाँ पर मेयर बंगलो में, जिस तरह से इस मीटिंग में शामिल होने की खबर आ रही है, अगर वाकई उद्धव ठाकरे इस स्ट्राइक को लेकर चर्चा में शामिल होते हैं तो कोई न कोई एक अच्छा नतीजा जरूर सामने आ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, लोगों की उम्मीद जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल 3 दिनों से लगातार हड़ताल चल रही है बेस्ट बसों में, जिसमें आम आदमी को बहुत दिक्कतों का सामना है। जैसा कि सर्वेश ने कहा कि आज की मीटिंग में कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा, चूंकि उद्धव ठाकरे भी आज की इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं और कुछ न कुछ नतीजे पर यह मीटिंग में फैसले किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूलों, कॉलेजों और दीनी मदारिस के अतराफ मौजूद तजावजात और स्कूलों की छुट्टी के वक्त होने वाला ट्रैफिक जाम के खिलाफ मालेगांव में हजारों स्कूली तलबा और तालिबात ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। मालेगांव की तारीख में गैर सियासी तौर पर स्कूली बच्चों के जरिए किया जाने वाला यह पहला एहतजाज था, जिसमें हजारों स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मालेगांव शहर में असरी तालीमी इदारों का जाल फैला हुआ है। ATT और JT हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जो एक दूसरे से महज चंद कदम की दूरी पर वाक़ है। शाम को जब इन स्कूलों की छुट्टी होती है और जुना मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर तजावजात की वजह से जबरदस्त ट्रैफिक जाम होता है। बच्चों को मज़कूरा मकामात पर हर वक्त हादसे का खतरा होता है। मालेगांव को तजावजात से पाक बनाने के लिए स्कूली तलबा और तालिबात ने शहीदों की यादगार के करीब एहतजाज किया। हम यहाँ आज अतिक्रमण की वजह से आए हैं, जिसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती है। सिर्फ बच्चों या स्कूल के नौजवान या बच्चों को ही नहीं तकलीफ होती है, यहाँ के हर शख्स को, हर लोगों को तकलीफ होती है। आज मालेगांव शहर में जो अतिक्रमण है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से तालिबात को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की और बड़ों की इस अतिक्रमण के चलते मौत हो गई है। आज हमें मजबूरन पटरी से उतरना पड़ा। मालेगांव अवामी पार्टी आज 50,000 के करीब बच्चों को आंदोलन में उतारा है। ये बच्चे ये बता रहे हैं सर कि अब हमारा सब्र का पैमाना छलक गया है। इस मौके पर तलबा और तालिबात प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। साथ ही तलबा और तालिबात ने एहतजाज के अख्तिताम पर म्युनिसिपल कमिश्नर को मुतालबाती मेमोरेंडम भी हवाले किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट। नांदेड़ शहर के भाग्यनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सियासी लीडर की बीवी की लाश घर से बरामद हुई। इस मामले में भाग्यनगर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजमीन की तलाश की जा रही है। उधर मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि पुलिस सियासी दबाव में काम कर रही है। हमको दवा की 20 दो, हमने यहाँ पर नहीं थे, हमारे बड़ी बच्ची के पास है 10,000 रुपये लेके उसको दिए। छोटी सी किराना दुकान हम चला लेते, हाँ पर कुछ दूसरा धंधा ही नौकरी चाकरी नहीं है, वो चला लेते। अब फिर उसके बाद में फिर क्या करा, बोले भेजा और मार के करके करा के 50,000 दो, बोलना मेरे को ऐसा काम है, मैं फलाना गुत्ता ले रहा हूँ। हमने नहीं दिए तो मारा बच्ची को ले आके। भाई हमारा खुद हमारे पेट भरना मुश्किल है, तो तुमको 1-2 लाख कहाँ से देंगे, क्या हराम के कहीं में है हमारे पास। तो बच्ची को बोले फुसला के बाहर कैसा भी लेके चलेगा। वो खातिल है उन्हें हमारी बच्ची का, और उसको जल्दी से जल्दी ये करो बोलना, क्यों तो आज 11वां दिन है आज, अभी तक उन्हें मिला नहीं, फरार है। सास भी, उसकी जिठानी और उन्हें 3 आदमी फरार है। हाँ, बच्चों के साथ भी कुछ भी कर सकता उन्हें, हमको ये डर है। उन्हें बच्चों का सहारा लेके हमारी बच्ची को लेगा, उन्हें बच्चों का बहाना करके लेगा, चलते को मैं आपसे कुछ नहीं करूंगा। स्वर्ण रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। MIM विदर्भ सदर और अमरावती बल्दिया उज़्मा के अपोजिशन लीडर अब्दुल नाजिम ने भी स्वर्ण रिजर्वेशन को लेकर मोदी हुकूमत पर निशाना साधा। इन्होंने हुकूमत के इस फैसले को चुनावी एजेंडा करार दिया। साथ ही मुतालबा किया कि हुकूमत वाकई सबका साथ सबका विकास नारे को अमली जामा पहनाना चाहती है तो मुसलमानों को जल्द 5% रिजर्वेशन बहाल करे। सरकार ने उन लोगों को आरक्षण देकर क्या साबित किया है, समझते पड़े हैं। और जिस तरह से मुसलमानों को उसमें आरक्षण दिए जाने की बात की जा रही है कि मुसलमानों को भी इसमें आरक्षण दिया जाएगा जो मुस्लिम समाज उच्च जाति का है। अगर सरकार को मुसलमानों के साथ में इतना ही मोहब्बत है और मुसलमानों को अगर वो हकीकत में अगर इंसाफ देना चाहती है तो हुकूमत ने चाहिए कि मुसलमानों को 5% आरक्षण जो महाराष्ट्र मांगा जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमान
हर पेशे के अंदर पसमानदा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि मुसलमान जो है पसमानदगी के नीचे से नीचे तबके इसमें जा चुका है। औरंगाबाद के रेड एंड लीड फाउंडेशन के बैनर तले शहर के 25,000 तलबा रियासत के वज़ीर आला, मेयर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को खतूत रवाना करेंगे। मकतूब नवीसी की इस मुहिम का आगाज औरंगाबाद के मोइनुल उलूम हाई स्कूल से हुआ। पहले रोज 3,000 तलबा ने खतूत लिखे। पेश है रिपोर्ट। मौजूदा डिजिटल दौर में नई नस्ल मकतूब नवीसी से वाकिफ नहीं है। स्कूली तलबा को खतूत नवीसी की तरफ राग़िब करने और इलाकाई जबान से इन्हें मानूस करवाने के लिए औरंगाबाद के रेड एंड लीड फाउंडेशन ने पहल की है। फाउंडेशन ने खतूत नवीसी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत औरंगाबाद के मुख्तलिफ स्कूलों से 25,000 मकतूब वज़ीर आला को रवाना किए जाएंगे। इस मुहिम का मकसद स्कूली तलबा और तालिबात में अपने शहर और अपनी रियासत के ताल्लुक से बेदारी पैदा करना है। मुहिम के पहले दिन रेड एंड लीड फाउंडेशन के सदर ने अगराज और मकासिद पर कुछ यूं रोशनी डाली। हम चाहते हैं कि तलबा में जो लिखने का सिस्टम बंद हो गया है, खत बच्चे लिखना भूल गए हैं, इससे हमने किया है कि ख़ास तौर से जो महाराष्ट्र की रियासती ज़बान है मराठी ज़बान, उस ज़बान में उसको आम करने के लिए बच्चों में जो है एक हमने मुकाबले का इनेकाद किया है, जिसका नाम है मराठी शुद्ध पत्र लेखन स्पर्धा। पोस्ट कार्ड जो पहले हुआ करते थे, अब ये सिलसिला जो ख़त्म हो गया था, अब ये फिर से शुरू हो गया है। और इसमें लिखने का एक जो यानी आजकल तो मोबाइल का ज़माना है और पहले जो पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, फिर से उसको ज़िंदा करना है और ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। इस मुहिम के तहत उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात से मराठी ज़बान में खतूत लिखवाए जा रहे हैं, ताकि तलबा को मराठी ज़बान पर उबूर हो सके। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी ने तलबा और तालिबात के इस जज्बे की सताइश की। उनका कहना है कि ऐसे प्रोग्राम से तलबा की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। लिखने के लिए ये लिखना चाहिए बच्चों ने, और हम तो अब लिखना भूल गए हैं। किसी को पत्र लिखना भूल गए हैं, किसी को कुछ लिख के देना ये भूल गए हैं। सिर्फ परीक्षा के लिए हम लिख रहे हैं, परीक्षा के बाद भी कुछ लिखना होता है, पढ़ना होता है, और किताबें भी हम कम पढ़ रहे हैं। अगर हमको पढ़ना बढ़ाने का है, किताबों के साथ बच्चों को लेके जाना है और लिखना बढ़ाना है, तो ये लिखना और पढ़ना ये दोनों को साथ लेके जाके बच्चों के प्रगति के लिए, समाज के प्रगति के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा इक़दाम ये है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स मराठी में परफेक्ट हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे असल बात तो ये है कि जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे मदरसे में इसके लिए बहुत कोशिश भी की जाती है। खतूत नवीसी की ये मुहिम शहर के तकरीबन तमाम स्कूलों में चलाई जाएगी। फाउंडेशन के जिम्मेदारों का कहना है कि इस मुहिम का मकसद जहां इलाकाई ज़बान से वक्फियत है, वहीं तहजीब व सकाफत और तारीखी विरसे से लगाव पैदा करना भी है, ताकि मुस्तकबिल में वो एक जिम्मेदार शहरी बन सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी कशमकश ग्रुप बीड़ की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। गैलेक्सी लॉन्च में मुनक्किदा इस एजाजी तकरीब में रियासत की अदबी, समाजी व सियासी शख्सियात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस एजाजी तकरीब में ज़रूरतमंद खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए सिलाई मशीन, तो वहीं गरीब तलबा और तालिबात को साइकिल तकसीम की गई। इंसानियत की खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात की हौसला अफजाई के लिए कशमकश ग्रुप गुज़श्ता 8 सालों से एजाजी तकरीबात का इनेकाद कर रहा है। इसी तरह रवां साल भी कशमकश ग्रुप की जानिब से अदबी, सियासी, समाजी, तालीमी और तिब्बी शोबों में खिदमात अंजाम देने वाली 34 शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। वहीं मुकाबलजाती इम्तिहानात में नुमाया नंबरात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को भी तहनीत पेश की गई। हमने यहाँ पर आज 34 जनों को पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें कुछ डॉक्टर्स है, कुछ पत्रकार है, कुछ टीचर हजरात है और कुछ समाज सेवक है। ऐसे लोग 34 लोगों को आज हमने इस प्रोग्राम में पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी कि उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज से नवाजा गया। कशमकश ग्रुप की जानिब से मिली इस हौसला अफजाई से एजाज याफ्तगान में खुशी देखी गई। वहीं सिलाई मशीन पाने वाली जरूरतमंद खवातीन और साइकिल पाने वाले तलबा और तालिबात के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। and who do good work to society, like teachers, doctors, and education officers like that. So we are very thankful to Abu Bakr Chaud sir. छान वाटलं, म्हणजे असं दरवर्षी करतात, सगळ्यांना प्रोत्साहन देतात, सगळ्यांसाठी अगदी चांगल्या गरजांसाठी उभा राहतात, सगळ्यांच्या मुलांसाठी पण सायकलीच्या मध्ये शिक्षक, वकील, परत म्हणजे आणखीन गरजूंना सायकली,
गरजूंना आपलं सिलाई मशीन। इसका मकसद यही था कि भाई जो शिक्षण के क्षेत्र में यानी कि तालीम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनके हाथों से अच्छे अच्छे जो कुछ बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ प्रोफेसर बन रहे हैं, ऐसे टीचर हजरातों की इज्जत अफजाई हो, उनका इस्तेकबाल हो, यही हमारा मकसद है कि आगे जाके भविष्य में वो और मेहनत करे। इस एजाजी तकरीब में महाराष्ट्र के साबिक वजीर शिवाजी राव पंडित, मारूफ शायर अबरार काशिफ, अल्ताफ, अदाकार आसिफ अलबेला समेत कई मौजूद शख्सियात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और गुज़श्ता 8 सालों से कशमकश ग्रुप की इस पहल की खूब सताइश की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अमरावती से कमर काजी की रिपोर्ट। मुसलमानों की माशी बदहाली और नाखवानगी का हमेशा रोना रोया जाता है, बल्कि फलाह बहबूद के नाम पर तंजीमों और ट्रस्ट के जरिए चंदा इकट्ठा करने का काम भी जारी है। ताहम सूरत हाल जो की तू है। ऐसे में अकोला के एक गरीब मुस्लिम नौजवान ने खुद की कमाई से समाज सेवा करने की बेहतरीन मिसाल पेश की है। आजकल समाजी खिदमत के नाम पर ज्यादातर गाड़ी कमाई हासिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मतलूबा खिदमत नदारत होती है। ताहम अकोला के एक मुस्लिम नौजवान ने समाज सेवा के लिए चंदा इकट्ठा करने के बजाय खुद मेहनत करने को तरजीह दी है। गरीबी में बचपन गुजारने वाले अली ने रोजगार के ऐसे मौके पैदा किए जिससे न सिर्फ अली के रोजगार का मसला हल हुआ है, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए खातिरख्वाह रकम भी दस्तयाब हुई। बेरोजगारी है जो अपना माशरा एकदम कम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन की तालीम हासिल नहीं कर रहा। इस उद्देश्य से अली फाउंडेशन की स्थापना हुई ताकि हर एक इंसान अपने पैरों पे खड़े रहे। मैंने ऐसा किया उसके बाद जो मेरा खुद का रोजगार है वो बड़े पैमाने में बढ़ाया और उससे जो भी आमदनी होती वो आमदनी का कुछ हिस्सा मैं सोशल वर्क में खर्चा कर रहा हूँ, ना कि किसी के चंदा देके ना ताउन लेकर। किसी के साथ लेने से बेहतर है कि अपना रोजगार खुद अच्छे से बड़े पैमाने में बढ़ाओ ताकि अपने किसी का साथ लेने की जरूरत ना पड़े, और साथ लिए तो शायद वो काम तो अच्छे से अंजाम नहीं दे सकता था जिस प्रकार से अभी दे रहा हूँ। तालीम के दौरान ही अजहर ने अली फाउंडेशन के नाम से सोसाइटी कायम की, जिसके तहत कंप्यूटर क्लासेस शुरू की गई। अली ने इस दौरान बेशतर मुस्लिम नौजवानों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा। आगे चलकर अली ने मुफ्त सिलाई मशीन कोर्स शुरू कर मुस्लिम खवातीन को भी खुद कफील बनाया। बेटे की समाजी खिदमत के अनोखे तरीके पर इनके वालिद क्या कहते हैं आप ही सुनिए। हालात बहुत खराब थे, मतलब अभी माशाल्लाह अभी हालात बच्चों के आगे सुधरने लगे, और जो हमारा बड़ा लड़का है वो कौम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता, अच्छा कि कौम में कोई एक नया इनकलाब पैदा हो, और जो भी कुछ करता हमको बहुत खुशी होती है, बहुत उसको देख के बहुत खुशी होती है कि उसने एक दिमाग में बात ली है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। इंसान क्या है, अपने लिए तो जीता है लेकिन दूसरों के लिए जिए तो और अच्छा लगता है। मतलब अजहर अली अपनी खिदमत के जरिए अब तक 1700 खवातीन में मुफ्त सिलाई मशीन तकसीम कर चुके हैं, जबकि साथ ही जॉब ड्राइव के जरिए सैकड़ों नौजवानों को रोजगार से भी मुंसलिक किया है। वहीं हर साल तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से इज्तिमाई शादियों का नज़्म भी अपनी ही जेब से कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कर्नाटक की सियासत गर्मा रही है। अहम पार्टियों के टिकट के लिए जबरदस्त लॉबिंग शुरू हो चुकी है। मुस्लिम तबका कांग्रेस और जेडीएस से 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग कर रहा है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक में अब सिर्फ लोकसभा इंतखाबात के चर्चे हैं। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान से कबल ही अहम सियासी पार्टियां कमरबस्ता हो रही हैं। कर्नाटक में लोकसभा हलकों की कुल तादाद 28 है। फिलवक्त 16 हलकों पर बीजेपी का कब्जा है। 10 हलकों पर कांग्रेस और 2 हलकों से जेडीएस के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम नुमाइंदगी की अगर बात की जाए तो पिछले 2 लोकसभा इंतखाबात में कहीं से भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब नहीं हुए हैं। हालांकि कांग्रेस ने 2 निशस्तों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन कामयाबी मिल न सकी। मुस्लिम दानिश्वर कहते हैं कि लोकसभा इंतखाबात में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार सिर्फ मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर जीत हासिल नहीं कर सकता। मुस्लिम उम्मीदवार को तमाम तबकों की तायीद जरूरी है। लिहाजा रियासत के मुसलमान लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली तश्कील दें। दूसरी जानिब कांग्रेस और जेडीएस कम से कम 5 मजबूत मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारें। एक ऐसी यूनिटी करना चाहिए कि दलित, मुस्लिम और पूरे हिंदूज हमारे जो लाइक माइंडेड है वो हमारे साथ रहें, और हम जो है फिरकों में ना बांटें। और इतना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एरिया वेयर जहाँ पर हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की, वो बड़े पार्टियों को चाहिए कि वहाँ पर सही मुसलमान जो काम करने वाला ईमानदार है उसको टिकट दे।
एक वक्त था कर्नाटक से लोकसभा के लिए 3 मुस्लिम उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। मुस्लिम दानिश्वर कहते हैं कि अहम सियासी पार्टियां मुस्लिम नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए संजीदा कोशिशें करें। देखिए पिछले 2 जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कर्नाटक से कोई भी मुस्लिम एमपी की नुमाइंदगी नहीं रही है, जबकि पिछली मर्तबा 3 मुस्लिम एमपीज हुआ करते थे। एक धारवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी उस वक्त, जो बेंगलुरु सेंट्रल है, और वहाँ गुलबर्गा से भी खमरुल इस्लाम साहब एक बार जीत कर आए हैं एज ए पार्लियामेंट मेंबर। लेकिन इस मर्तबा लोगों की ख्वाहिश है कि कम से कम 2 सीट तो मुसलमानों को दी जाए, एक बीदर और एक बेंगलुरु सेंट्रल। अगर ये हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर मुसलमान खुश होंगे। कर्नाटक के मुस्लिम तबके के लिए तशवीश की बात यह है कि पिछले असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी में मजीद कमी आई है। सिर्फ 7 मुस्लिम अरकान असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं। सियासी तज्जियाकार और दानिश्वर कहते हैं कि असेंबली और लोकसभा में नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए एक ठोस हिकमत अमली की जरूरत है। रियासत की अहम मुस्लिम तंजीमों और बड़े सियासी लीडर इस जानिब गौर करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में बड़े पैमाने पर सरकारी फंड्स के गबन का मामला सामने आया है। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति शाख जिला रायचूर के सदर राजू हट्टी के मुताबिक बेंगलुरु की नर्सराइल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड इदारे को शहर की निजलंगप्पा कॉलोनी में मिलेनियम गार्डन की तामीर की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस इदारे ने करोड़ों रुपए हासिल करने के बावजूद मुकर्रर कामों को पूरा नहीं किया और काम न होने के बावजूद इदारे को साल 2017 और 18 में 2 करोड़ 17 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। राजू हट्टी ने वाकई की तहकीकात कराने और मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ 17 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿನಿಯಂ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ 17 ಲಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸದೆ ಹಾಗೇನೆ ಕೇವಲ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಂದಪ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯದೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. कर्नाटक के वजीर खेल रहीम खान ने आज बीदर जिले के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस मौके पर रहीम खान ने न्यूज़ 18 से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि न्यूज़ 18 की वजह से इलाके हैदराबाद कर्नाटक में मुस्लिम क़यादत के फुक़दान की खबरों से कांग्रेस हाईकमान पर भी असर हुआ है और आज मुझे काबीना में शामिल किया गया। इस सिलसिले में रहीम खान ने हमारे नुमाइंदे से खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये गुफ्तगू। कर्नाटक में एक मुस्लिम क़यादत की कमी को देखते हुए रहीम खान साहब को जो अक़लियती कोटे में वजीर बनाया गया है, आज हम उनसे बात करते हैं और रहीम खान साहब को वजारत में शामिल करने और इलाका हैदराबाद कर्नाटक में एक मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत का न्यूज़ 18 उर्दू ने हमेशा अपनी न्यूज़ चलाई थी। रहीम खान साहब वजीर बनकर आए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो अक़लियतों के लिए क्या अपने मनसूबे रखते हैं, बीदर की तरक्की के लिए वो क्या रखते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। कई बार आप लोग चैनल के थ्रू मैसेज दिए हैं कि यहाँ पे हैदराबाद कर्नाटक प्लस बॉम्बे कर्नाटक में एक माइनॉरिटी को सीट नहीं दिया गया बोल के थोड़ा उसका भी असर हुआ है। और खासकर बीदर शहर 8-10 साल में बहुत सा डेवलपमेंट किए हैं और आगे आने वाले इसमें भी अच्छा सा डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज का पोस्ट दिया गया है, कैबिनेट रैंक। और आज नौजवानों को होंगे सभी लोगों के लिए हेल्थ की बहुत इम्पोर्टेंस है आज के दौर में। बहुत ही हर इंसान अपने आप को 24 घंटे काम में लगे हुआ है, टेंशन में है, तो कुछ अच्छा इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स में और नौजवानों के लिए अच्छे फैसिलिटीज देने के लिए मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं पूरा अच्छा काम करने का इरादा है। सर, आपको अक़लियती कोटे में वजीर बनाया गया, आप अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए आपके पास क्या मनसूबा है सर? नहीं, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशली ऑलरेडी हमारे जमीर साहब है और उनका साथ में पूरा दूंगा, उस पर हम बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फंड लाके माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे। तो खासकर उसका पूरा हमको इल्म है। ये जब भी कैबिनेट में चर्चा निकलता है या नहीं निकला तो भी हम अपने तरफ से माइनॉरिटीज के लिए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एससी सभी लोगों के लिए हमारा पूरा जो भी डिमांड हम जरूर रख के उसका काम कराएंगे।
बेंगलुरु में खानकाह इफ्तिखारिया के तहत सूफी संतों का इजलास मुनक्किद हुआ। सूफी संतों ने एक आवाज में नफरत, फरकापरस्ती, तशद्दुद के वाकयात की मजम्मत की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह जिंदगी गुजारने की अपील की। मारूफ समाजी कारकुन कन्नड़ा नजीर की निजामत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बेंगलुरु के अलावा मुंबई, हैदराबाद और दीगर शहरों के सूफिया और मशाइखीन ने शिरकत की। सूफिया इकराम ने कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी और इत्तेहाद इस मुल्क की तहजीब और रिवायत में शामिल है, लेकिन मौजूदा दौर में चंद ताकतें हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी कर रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।